Good morning, students. Welcome to ABN online classes. Myself, Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start today computer science class. Student, in last class we have studied emerging trends, robotic technology. After that we study web of things, internet of things. Now we start from the topic sensors. What happened when you hold your mobile vertically or horizontally? क्या होता है सेंसर के लिए बाहर स्टडी कर रहे थे हम लोग कि क्या होता है जब आपने आप स्मार्टफोन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली क्या करते हो आप मूव करवाते हो. द डिस्प्ले आल्सो चेंज टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू द वे वी होल्ड योर मोबाइल. क्या होता है जैसे जैसे आप अपने मोबाइल को मूव करते हो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो मोबाइल की डिस्प्ले स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है मूव होती है, यानी वो चेंजेस होती है. दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टू सेंसर्स, यानी वो किसके द्वारा पॉसिबल है, वो आपके मोबाइल फोन में लगे हुए सेंसर के थ्रू पॉसिबल होता है. नेमली एक्सीलरोमीटर एंड गायरोस्कोप, यानी आपके मोबाइल फोन में दो सेंसर लगे होते हैं. पहले होता है एक्सीलरोमीटर, दूसरा होता है गायरोस्कोप, यानी इसको हम बोलते हैं गायो. द एक्सीलरोमीटर सेंसर इन द मोबाइल फोन डिटेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन, यानी जो एक्सीलरोमीटर होता है वो आपके मोबाइल का ओरिएंटेशन, या आपने उसको लैंडस्केप काम में लिया कि आप उसको पोर्ट्रेट मोबाइल को मूव कराए उसको मेजर करने के लिए काम लिया जाता है. एंड द गायरोस्कोप सेंसर ट्रैक रोटेशन और ट्विस्ट ऑफ योर हैंड एंड एड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एक्सीलरेटर. यानी क्या होता है उसके बाद में द गायरोस्कोप क्या करता है, सेंसर ट्रैक द रोटेशन, वो आपके मोबाइल फोन का रोटेशन है उसको ट्रैक करता है कि आपने उसको किस साइड में या कितने डिग्री रोटेशन किया है. और ट्विस्ट योर हैंड, उसके साथ में आपका हैंड है वो कैसे मूव कर रहा है. एंड ऐड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एक्सीलरोमीटर, तो एक्सीलरोमीटर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनके साथ में इसको ऐड करके आपके मोबाइल स्क्रीन को रोटेट करता है. सेंसर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर द मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन. सेंसर का यूज किया जाता है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या रियल वर्ल्ड मूवमेंट्स हैं उनको मेजर करने के लिए. द इवोल्यूशन ऑफ द स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर इज कंट्रीब्यूटिंग इन ए लार्ज वे to the evolution of internet of things. यानी क्या होता है द एवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, यानी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का जो इन्वेंशन है वो क्या होता है इसका इन कंट्रीब्यूटिंग इन द लार्ज वे ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. यानी वो क्या होता है जैसे जैसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम इंप्रूव कर रहे हैं, वहाँ पे नई डिवाइसेज हम नई टेक्नोलॉजीज हम जनरेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है सेंसर में हम क्या करें स्मार्ट सेंसर्स हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं ताकि वो क्या करें जल्दी मोशन को कैप्चर कर लें. It will be lead to creation a new sensor based intelligence system. यानी क्या होता है कि हम सेंसर बेस्ड एक इंटेलिजेंस सिस्टम, ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जो क्या करे डाटा को रियल टाइम और फास्ट ट्रैक करे. A smart sensor is a device that take input from the physical environment and use built-in computing resources to perform predefined function upon detection to of specific input and then process data for passing it on. A smart sensor is a device, क्या होता है a smart sensor is a device that take input from the physical environmental and use built-in computing resource. यानी क्या होता है सेंसर, एक स्मार्ट सेंसर वो सेंसर होता है जो क्या करेगा फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा को इनपुट लेके और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का मतलब प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी को यूज में लेके अपना वर्क परफॉर्म करता है. ये होता है स्मार्ट सेंसर का प्रोसीजर. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्मार्ट सिटीज. स्मार्ट सिटीज क्या होते हैं विथ रेपिडली एम्प्रेशन द लोड ऑन योर सिटीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. यानी क्या होता है जैसे जैसे हम लोग क्या कहते हैं ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे जैसे जनरेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसी अकॉर्डिंग क्या हो रहा है जो हमारे स्मार्ट सिटीज उन पे लोड भी क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है. एंड देयर आर चैलेंजेस इन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और साथ में क्या होते हैं जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन और सिटीज इंक्रीज हो रही है, सिटीज में रहने वाले पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सिटीज में काम में लेने वाले रिसोर्सेज में यूजर्स की संख्या इंक्रीज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है रिसोर्सेज को मैनेज करना भी क्या होता है एक डिफिकल्ट टास्क हो गया है. तो देयर आर चैलेंजेस इन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, waste, air pollution, health and sanitization, traffic congestion, public safety and security, beside the overall city infrastructure including road, rail, bridge, electricity, subway, disaster management, sports facilities, etc. यानी हम क्या करें जैसे जैसे हमारे स्मार्ट सिटी में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो स्मार्ट सिटी में काम में आने वाले यूज में लेने वाले रिसोर्सेज में भी क्या हो रहा है हमारे पास चैलेंजेस है वो क्रिएट हो रहे हैं. तो पहला चैलेंज होता है वाटर सप्लाई, यानी हमें स्मार्ट सिटी में वाटर सप्लाई को भी मेंटेन करना होगा. वेस्ट जो कचरा आ रहा है उसको भी हमें क्या करना होगा डिस्पोज करना होगा. एयर पोल्यूशन को भी हमें कम से कम रखना है. हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन प्रोसेस वो हमारा बेटर होना चाहिए. ट्रैफिक कंजक्शन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी ट्रैफिक को फुली हम कंट्रोल करें एक स्मार्ट वे से. उसके साथ में हमें पब्लिक को सेफ्टी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवानी है. उसके अलावा हमें क्या करना है इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है, जैसे रोड हो गए, रेल हो गए, ब्रिज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई होगी, सबवेज हो गए, हाईवेज हो गए. उसके बाद में अगर हमारी सिटी में कोई डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है यानी कोई
इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट हो जाता है उसको मैनेजमेंट करना है हमें, और साथ में स्पोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना है। इतनी सारी बेसिक चीजें होती हैं, उनका मैनेजमेंट करना भी क्या होता है कि डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। These challenges are forcing many city planners around the world to look a smarter way to manage them and make cities sustainable and livable। यानी क्या होता है, ये चैलेंजेस हर स्मार्ट सिटी में हर पर्सन के सामने होते हैं, तो उसको क्या करना है, एक स्मार्ट वे जनरेट करना होगा जिससे उन सारे चैलेंजेस को वो मैनेज कर सके और उनको रिमूव कर सके। The idea of smart cities shown in the diagram makes a use of computer and communication technology along with Internet of Things and वेब ऑफ थिंग्स। यानी क्या होता है, एक स्मार्ट सिटी के जितने भी चैलेंजेस हैं या स्मार्ट सिटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का काम लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम जनरेट करते हैं, और उसके साथ में वेब ऑफ थिंग्स यानी हम उसको वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइनली उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, द स्मार्ट बिल्डिंग शोन हियर यूज सेंसर टू डिटेक्ट earthquake, temperature, tremors, and then weigh nearby buildings so that they can prepare themselves accordingly। यानी क्या होता है, अगर हम स्मार्ट सिटीज में जो बिल्डिंग बना रहे हैं उस बिल्डिंग में अगर हम सेंसर्स पुट अप करते हैं तो क्या करेंगे, जैसे भी हमारे अर्थ में कोई भी मूवमेंट होता है, भूकंप वगैरह कुछ भी आता है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, डिटेक्ट करके उसके बाद में अपने आप को ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, एडजस्टेबल कर ले। The smart bridge uses wireless sensor to detect any loss, bolt, cable और crack। और अगर हम स्मार्ट ब्रिज क्रिएट कर देते हैं तो उसमें सेंसर लगा देंगे। अगर स्मार्ट ब्रिज में कोई भी सेंसर क्या करेगा, उस ब्रिज में होने वाले किसी भी डैमेज को, जैसे कोई नट बोल्ट है वो लॉस हो गया, कोई केबल क्रैक हो गई या कहीं से ब्रिज क्रैक हो गया, तो उसकी ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, वो उससे कनेक्टेड अथॉरिटीज को सेंड कर देगा, जिससे वो क्या होता है डायरेक्टली उसको मैनेजमेंट कर सके। इट अलर्ट्स कनेक्शन अथॉरिटीज थ्रू एसएमएस, यानी वो क्या करेगा, मैसेजिंग के थ्रू क्या करेगा, उस अथॉरिटी को अलर्ट कर देगा कि ब्रिज में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। द स्मार्ट टनल आल्सो यूज वायरलेस सेंसर टू डिटेक्ट एनी लीकेज और कंजक्शन इन द टनल। उसी तरीके से अगर टनल में हम लोग सेंसर लगाते हैं तो वो क्या करेगा, उसमें लीकेज और टनल में जो भी लीकेजेस हो रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसका एक एसएमएस क्या करेगा, कंसर्न अथॉरिटी को सेंड कर देगा। This information can be sent as a wireless signal across the network of sensor nodes to a centralized computer for further analysis। यानी क्या होंगे, स्मार्ट सिटी में अगर हम लोग ब्रिज हो गए, टनल्स हो गए, टावर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, अगर उनमें सेंसर लगा देंगे तो जो भी सिटी में हमारे में जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं या उस बिल्डिंग में या उस ब्रिज में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो उसका क्या होगा, ऑटोमेटिक उस सेंसर के द्वारा डिटेक्ट करके उसका मैसेज है वो वाईफाई नेटवर्क के थ्रू या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू क्या होगा, कंसर्न अथॉरिटीज को सेंड कर दिया जाएगा, जिससे अथॉरिटीज क्या होगा, उसे इन टाइम उस पर एक्शन परफॉर्म कर सके, उसके रिपेयरिंग का वर्क परफॉर्म कर सकें। ये होता है हमारा स्मार्ट सिटीज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन इमर्जिंग ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो क्या होता है कि हर यूजर वो अपने सारे पर्सनल डेटा अपने पर्सनल पीसी में सेव नहीं कर सकता। किसी के पास स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है, किसी के पास में स्पीड ऑफ पीसी की प्रॉब्लम आती है, और फिर कंडीशन ये हो जाती है कि अगर कोई पर्सन वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव कर रहा है और उसको अनदर प्लेस पे उन डेटा का रिक्वायरमेंट है, तो डेटा को कहाँ से एक्सेस करेगा। उसके लिए क्या करते हैं, सभी यूजर अपने इंपॉर्टेंट डेटा वो अपने क्लाउड पे यानी गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, उन पे क्या करते हैं अपने डेटा को सेव कर दे, जिससे वो अपने डेटा को कहीं भी इजीली एक्सेस कर सकें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन इमर्जिंग ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और द क्लाउड for the case of their accessibility from anywhere using any smart devices। यानी वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने अपने डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग यानी क्लाउड पे सेव कर दिया, अपने गूगल ड्राइव में सेव कर दिया, तो वो उससे क्या होगा कि वो अपने स्मार्ट डिवाइसेस की सहायता से, स्मार्टफोन की सहायता से, अपने लैपटॉप की सहायता से डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटरनेट को यूज में लेके उस क्लाउड सर्विस से कनेक्ट होंगे। कनेक्ट होने के बाद में वहां पे अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। The service comprise software, hardware, database, storage, etc। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो आपके अपने मोबाइल फोन में या अपने स्मार्ट डिवाइसेस में इंस्टॉल करना होगा। हार्डवेयर पार्ट होता है वो सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए काम में लिया जाएगा। डेटाबेस होता है वो क्लाउड में होता है, जो क्या करेगा अपने डेटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टैंडर्डाइज्ड मेथड से उनको स्टोर करता है। These resources are provided by the companies called cloud service providers। यानी कि जो सारे रिसोर्सेज हैं वो आपको जो कंपनीज जो क्लाउड सर्विस के जो क्लाउड स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा अवेलेबल किए जाते हैं ऑन पेपर यूज बेसिस। और उसके अकॉर्डिंग जैसे आप यूज लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, उन रिसोर्सेज के लिए कुछ पे करना होता है, यानी आपको उन रिसोर्सेज का कुछ रेंट है वो उनको पे करना होता है।
These resources are provided by the companies called cloud service providers and usually charge on pay per use basis, like the way we pay electricity user. जैसे हम लोग जितनी इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई की यूज मिलेंगे उतनी हमें पे करना पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि क्लाउड सर्विस में अगर आप इन सभी रिसोर्सेज को यूज लेना चाहते हो, क्लाउड सर्विस को आप यूज में लेना चाहते हो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जितने टाइम आपने सर्विस को यूज लिया उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसके चार्जेस पे करने होते हैं। We already use cloud services while storing our pictures and files as a backup on internet। यानी जब आप अपने स्मार्ट डिवाइसेस का, अपने मोबाइल फोन का, अपने लैपटॉप का, अपने पीसी का जब बैकअप लेते हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस क्लाउड सर्विस को यूज में लेके अपने सिस्टम के सभी डेटा को क्या करते हैं, बैकअप कर लेते हैं क्लाउड सर्विस पे। और होस्ट ए वेबसाइट इन द इंटरनेट थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग, ए यूजर कैन रन ए बिगर application or process as a large amount of data without having the required storage or processing power on their personal computer as long as they are connected to the internet। यानी क्या होता है कि अगर आप अपने डेटा को, अपनी फाइल्स को, अपने प्रोग्राम्स को अगर आपने क्लाउड पे सेव कर रखा है, तो आप कितनी भी बड़ी फाइल या कितना भी बड़े सॉफ्टवेयर को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रन करवा सकते हो विदाउट उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किए बिना। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑटोमेटिकली क्लाउड के द्वारा परफॉर्म की जाती है। यानी सॉफ्टवेयर के लिए आपके कंप्यूटर में प्रॉपर हार्डवेयर नहीं है, आपके पास प्रॉपर फंक्शनलिटी नहीं है उस सॉफ्टवेयर के आपके कंप्यूटर में रन होने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्टली क्लाउड में इंस्टॉल करके आप उसको क्लाउड में यूज ले सकते हो। कब तक यूज में ले सकते हो, जब तक आप क्लाउड इंटरनेट के थ्रू क्लाउड से सर्विस नेटवर्क से कनेक्टेड हो। Beside other numeric features, cloud computing offers cost effective on demand services। यानी क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस, यानी आपको क्या करना है, जितने टाइम आप यूज मिलेगा उतने ही आपको पे करना है। और ऑन डिमांड, आप कभी भी जब भी आपको जरूरत हुई, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हुई, तब आप उसको डायरेक्टली यूज ले सकते हो। ए यूजर कैन अवेल नीड बेस्ड रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड एट वेरी रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट। यानी क्या होता है, जब यूजर को रिक्वायर हो तब आप डायरेक्टली क्या करो, क्लाउड सर्विस को काम में लो। जितने टाइम आप सर्विस को काम लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, उसका पे करना होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं। A better way to understand the cloud is to interpret everything as a service. A service responds to any facilities provided by the cloud. There are the three standard model of categorize different computing services delivered through cloud। यानी क्लाउड में क्या होता है, थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज होते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा यूजर्स को डिलीवर की जाती है। पहली सर्विस होती है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसको हम बोलते हैं IaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है, the IaaS providers can offer different kind of computing infrastructure such as server, virtual machine, storage and backup facility, network components, operating system और any other hardware और software। क्या होता है, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के द्वारा क्या होता है कि आपको कुछ कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे सर्वर, आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का पर्सनल सर्वर क्रिएट कर सकते हो क्लाउड पे। वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल मशीन का मीनिंग होता है एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि सॉफ्टवेयर वो क्या होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक इमेजिनरी कंप्यूटर होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट काइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करवा के टेस्ट करते हैं। यानी ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए इसको काम में लिया जाता है। स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी, जिसको हम यूज में लेते हैं अपने स्मार्टफोन के, अपने मोबाइल फोन के, अपने टैबलेट्स के डेटा को बैकअप लेने के लिए। नेटवर्क कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं जो हाई कॉस्टली होते हैं, यूजरों को परचेज नहीं कर सकता, तो डायरेक्टली वो क्लाउड पे लगे हुए नेटवर्क कंपोनेंट्स को यूज में लेके अपना वर्क परफॉर्म कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी आपको देखना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है, तो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो लॉट ऑफ टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा कि आप क्लाउड पे डायरेक्टली इसको यूज में लेके आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके और उनको यूज में ले सकते हो। एंड एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके अलावा अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कुछ एक स्पेशल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसको परचेज करने की बजाय क्या करो, डायरेक्ट उसको क्लाउड पे इंस्टॉल करके डायरेक्टली वहां पे उसको यूज में ले सकते हो। यूजिंग IaaS फ्रॉम द क्लाउड, यूजर कैन यूज द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड एट द रिमोट लोकेशन टू द कॉन्फ़िगर, डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी अगर आप क्लाउड पे किसी सॉफ्टवेयर को आप रन करवाना चाहते हो या आप क्लाउड सर्विस का आप यूज में ले रहे हो, उसका मीनिंग हो गया उस क्लाउड कंप्यूटर में लगे हुए सभी हार्डवेयर पार्ट को आप फुली यूज कर सकते हो और उनके द्वारा यूज में लेके अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को आप क्या करवा सकते हो, रन करवा सकते हो। They can outsource the hardware and software on the demand basis। यानी जैसे आपके सॉफ्टवेयर के लिए जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी उसको ऑटोमेटिकली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा। एंड पे एज पर द यूजेज, और आपको जो जितने टाइम आप उसको यूज ले रहे हो, उस सिस्टम को आप यूज ले रहे हो, उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसका पे करना होता है।
thereby they can save the cost of software, जिससे क्या होता है सॉफ्टवेयर को परचेजिंग कॉस्ट है वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी हमें सॉफ्टवेयर को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में लॉगिन करके वहां पे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को यूज में लेकर अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो। यानी पहली कंडीशन क्या होगी, आपकी सॉफ्टवेयर कॉस्ट वो डिक्रीज हो गई। दूसरा क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर को अगर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो उसके लिए किसी स्पेशल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो उस हार्डवेयर को भी आपको परचेज नहीं करना होता है, वो डायरेक्टली क्या करेंगे सर्विस जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसके द्वारा ऑटोमेटिकली हार्डवेयर को अटैच कर दिया जाएगा। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ सेटिंग ऐप, उसके अलावा आप अपने उस हार्डवेयर को सेटअप करना है, आपको उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना है, लगाना है, तो उसकी कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो गई और उसका मेंटेनेंस भी आपको नहीं करना पड़ेगा, नहीं उसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी सिस्टम है वो आपको मैनेज करना होगा। ये सारी चीजें होंगी वो आपके IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यानी आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ऑटोमेटिकली मैनेज की जाती है। सेकेंड है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है, this service a user can install and execute an application without worrying about the underlying infrastructure and their setup। यानी आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज में ले रहे हो तो आपको उस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या उस पर हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, आपने उसको बेसिक रिक्वायरमेंट को आपको नहीं स्टडी करना है, आप डायरेक्टली क्या करते हो उस क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो और एग्जीक्यूट करके अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो। देयर इज ए पास का मीनिंग प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर ए प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट टू डेवलप टेस्ट डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी क्या होगा, जिसने जो भी आपको क्लाउड सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइड करा है उसके द्वारा ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर के लिए वो प्लेटफॉर्म वो इन्वायरमेंट वो क्रिएट किया जाएगा जिसपे आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली रन हो सके। सपोज वी हैव टू डेवलप ए वेब एप्लीकेशन यूजिंग MySQL एंड पाइथन। यानी आप क्या चाहते हो कोई वेबसाइट बना रहे हो, पाइथन को और MySQL को काम में लेके पाइथन के थ्रू आप उसकी कोडिंग कर रहे हो, MySQL में आप उसकी डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो, तो यानी आप पाइथन और MySQL को काम में लेके और आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको क्या करना होगा, पहली कंडीशन क्या होती है कि आप इन दोनों सॉफ्टवेयर को परचेज करो, अपने सिस्टम इंस्टॉल करो, फिर उसकी बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। उससे अच्छा है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग में डायरेक्टली यूज ले सकते हो। तो टू रन दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन वी कैन अवेल ए प्री कॉन्फ़िगरेशन अपाचे सर्वर। यानी दोनों को एक साथ में रन करवाने के लिए पहले से क्लाउड कंप्यूटिंग में अपाचे सर्वर है तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली उस अपाचे सर्वर को काम में लेके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। फ्रॉम वी कैन अवेल ए प्री कॉन्फ़िगर्ड अपाचे सर्वर फ्रॉम क्लाउड हैविंग MySQL एंड पाइथन प्री इंस्टॉल इन अपाचे सर्वर में पहले से MySQL और पाइथन लैंग्वेज में इंस्टॉल है तो उसका आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हो। Thus we not required to install MySQL and Python on the cloud। यानी आपको क्लाउड पे MySQL और Python को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और नॉट नीड टू कॉन्फ़िगर द वेब सर्वर। और उसके बाद में आपको वेब सर्वर यानी आप अपाचे सर्वर को काम में लेना चाहते हो कि निग्निक सर्वर को काम में लेना चाहिए, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली आप जस्ट उन सॉफ्टवेयर को काम में लेके प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को काम में लेके अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो। इन पास द यूजर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन। यानी इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो या जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसका पे आपका फुली कंट्रोल होता है, यानी आप उसको फुली मैनेज कर सकते हो एंड इस कॉन्फ़िगरेशन उसकी सेटिंग भी आपके पास ही होती है, आपके फुल ऑथराइज्ड पर्सन होते हो उसको सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने के लिए। थर्ड है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। SaaS प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी आपको अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली क्लाउड पे सेव इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को काम में लेके अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो। रिक्वायरिंग ए लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर। यानी आपको सॉफ्टवेयर को परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं आपको उसका सब्सक्रिप्शन परचेज करने की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली वो क्लाउड पे इंस्टॉल है, डायरेक्टली उसको यूज में ले सकते हो। व्हाइल यूजिंग गूगल डॉक कहते हैं एक गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया सर्वर जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल्स को क्या कहते हैं परमानेंटली के लिए सेव कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एडवांस फीचर है। इसमें आपको क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बेसिक फीचर के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में यूजर मैनेजमेंट होता है, ऑफिस मैनेजमेंट हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग साइट मैनेजमेंट होता है, ग्रुपिंग मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, वो होती हैं पेड सर्विसेज होती हैं। ड्रॉप बॉक्स होता है टू एडिट ए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। ड्रॉप बॉक्स को हम काम में लेते हैं, आपके किसी डॉक्यूमेंट को एडिटेट करना है तो ऑनलाइनली वी कैन यूज SaaS फ्रॉम द क्लाउड। यानी आप क्या कर सकते हो, इन सभी वर्क के लिए आपको किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप डायरेक्टली क्लाउड में से सॉफ्टवेयर को काम में ले सकते हो।
A user is not concerned about installation or configuration of the software application as long as the required software is accessible. यानी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो, आपको कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हुई, तो आपको पहले उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई करना होगा, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या उसमें सेटिंग्स वगैरह करनी है। तीन चीजों से आपको कोई भी इन चीजों के बारे में आपको किसी भी प्रकार की जानकारी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ऑटोमेटिकली आपके उस क्लाउड कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये होता है सर्विस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है? एक ग्रिड इज ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पेयर्ड एंड हेटेरोजेनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज एज शोन इन फिगर। यानी ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है? इज ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली, यानी ऑल वर्ल्ड में कनेक्टेड कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है जो डिसअपियर्ड होता है, हमें कभी शो नहीं होता। एंड हेटेरोजेनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, यानी वो क्या करते हैं, एक कंप्यूटर के अवेलेबल रिसोर्सेज को उस नेटवर्क में शेयर कर दिया जाता है, जिससे दूसरे कंप्यूटर सिस्टम है वो डायरेक्टली रिसोर्सेज को यूज में लेकर अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। लाइक क्लाउड whose primary focus is to provide services, a grid is more application specific and create a sense of virtual supercomputers with an enormous processing power and storage। यानी क्या होता है, जैसे हमारे क्या कंप्यूटर लैब है, स्कूल के कंप्यूटर लैब है, उस स्कूल कंप्यूटर लैब में सारे कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, नेट से कनेक्टेड कर दिया, उनमें नेटवर्क कनेक्शन कर दिया। नेटवर्क कनेक्शन करने के बाद में हम कंप्यूटर के साथ में लगे हुए हार्डवेयर पार्ट को हमने नेटवर्क पे शेयर कर दिया। यानी शेयर करने से क्या होगा कि आपके पास वहां पे क्या होगा, एक सेंट्रलाइज एक वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं वो एज ए सुपर कंप्यूटर हो गया, क्योंकि वो सभी कंप्यूटर में अवेलेबल रिसोर्सेज को हम एक साथ में यूज कर सकते हैं। अब किसी भी यूजर को कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या कोई भी अपना वर्क परफॉर्म करना है, उसको एडवांस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसको हाई रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज हो गई, हाई रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी हो गई, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली नेटवर्क में अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज में लेके अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रन करवा सकता है। द कंस्ट्रक्टेड रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड, यानी हम क्या होगा, जो नेटवर्क में जो कनेक्टेड जो हर कंप्यूटर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक नोड, उसको नोड बोला जाता है। वो क्या होता है, एक एंड कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं नोड। दिस डिफरेंट नोड्स टेम्परेली कम टुगेदर टू सॉल्व ए सिंगल लार्ज टास्क एंड टू रिसर्च ए कॉमन गोल। यानी क्या करते हैं, एक कॉमन टास्क को या किसी हाई अमाउंट ऑफ वर्क को या हाई अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं, सभी नोड्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होकर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। नोड्स आर कनेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट, यानी नोड्स को हम कनेक्टेड करने के लिए लैन या इंटरनेट का यूज में लेते हैं। देयरफॉर इट इज इकोनॉमिकली feasible to reuse and utilize their resources like memory as well as processing power। यानी जब वो नोड एक दूसरे के साथ में लेन से या नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो हम क्या करते हैं, उसमें अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे मेमोरी हो गई या उनकी स्टोरेज पे आर्टिस्ट हो गई, उनको हम क्या करते हैं, कॉमन कमांड टूल से डाटा को स्टोर करने के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, एक ग्रिड प्रोवाइड The grid provide an opportunity to solve computationally intense scientific and research problems without actually processing or costly hardware। And grid computing क्या कहाँ काम लेते हैं, जब हमें लार्ज अमाउंट हाई अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी हार्डवेयर पार्ट को या किसी सॉफ्टवेयर पार्ट को परचेज न करके उस नेटवर्क में कनेक्टेड सभी डिवाइसेस के हार्डवेयर पार्ट को यूज में लेके उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। तो ग्रिड कैन बी ऑफ टू टाइप, ग्रिड होती है और टू टाइप्स होती हैं। पहली होती है डेटा ग्रिड। डेटा ग्रिड में क्या होता है, used to manage large and distribute data having the required multi user access। यानी ऐसे डेटा जिनको एक ही टाइम पे एक से अधिक यूजर के द्वारा एक्सेस किया जाना है, तो उसको लेके हम क्या करते हैं, डेटा ग्रिड को काम लेते हैं। उन डेटा को हम नेटवर्क में शेयर कर देते हैं और नेटवर्क में शेयर डेटा को मोर देन वन पर्सन एक साथ में वर्क कर सकते हैं, एक साथ में यूज ले सकते हैं। सेकंड ग्रिड होती है सीपीयू और प्रोसेस ग्रिड, वेयर प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन पीसी टू अनदर एज ए नीडेड और ए लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क। देखो क्या होता है, जब भी कोई टास्क है या जब भी कोई वर्क परफॉर्म किया जाता है, उसको क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो क्या होते हैं, सब टास्क हो गए। अब इन सब टास्क को उस नेटवर्क में कनेक्टेड हर कंप्यूटर को असाइन कर देता है, यानी एक वो सब बिग टास्क को हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसके सब टास्क क्रिएट कर दिया, सब टास्क को एक सिंगल पीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उनकी प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, उस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हो गई और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी सेव होता है। तो जब हमारे पास में कोई बिग इन्फॉर्मेशन होती है, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग पीसीज को असाइन करके हम उसको क्या करते हैं, फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। And allocate to various nodes or parallel processing। Grid computing is different from the IaaS cloud services। यानी IaaS cloud service से different है। In case of IaaS cloud service, there are
देयर इज ए सर्विस प्रोवाइडर हु रेंट द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द यूजर। यानी ISS यानी क्लाउड सर्विस में क्या होता है, अगर आप उसको यूज में लोगे तो जिस क्लाउड सर्विस कंपनी का आप यूज में ले रहे हो उसको आपको क्या करना होगा, उसके रिसोर्सेज को यूज में लेने के लिए आपको उसको कुछ रेंट पे करना होता है। इन ग्रिड कंप्यूटिंग मल्टी कंप्यूटिंग नोड्स जॉइन टुगेदर टू सॉल्व ए कॉमन कंप्यूटेशन प्रॉब्लम। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अगर आपके पास में मोर देन वन सिस्टम या मोर देन वन नेटवर्क अवेलेबल है, उनको आपस में कनेक्ट करके और डायरेक्टली अपनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो। टू सेटअप ए ग्रिड बाय कनेक्टिंग न्यूमेरस नोड्स इन टर्म्स of data as well as CPU, a middleware is required। यानी अब क्या होगा, ग्रिड बनाने के लिए हमें डिफरेंट नेटवर्क्स को हम कनेक्ट करने के लिए हमें क्या होगा, एक मिडलवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। एक मिडलवेयर एक सॉफ्टवेयर ऐसा एक हार्डवेयर पार्ट होगा, मिडलवेयर एक ऐसा हार्डवेयर पार्ट होगा जो इन सबके बीच में क्या करेगा, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सके। ओके, तो ये होता है हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लॉकचेन्स। Traditionally, we perform digital transaction by storing data in a centralized database, and the transaction performed are updated one by one on the database। क्या होता है कि हम अभी करंट में हम डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया हम गूगल पे काम ले रहे हैं, फोन पे काम ले रहे हैं, नेट बैंकिंग को हम यूज ले रहे हैं, उसके साथ में लोग ATM सर्विस को भी यूज में ले रहे हैं। उसके अलावा हम कुछ ट्रांजेक्शन ऑफलाइन भी परफॉर्म कर रहे हैं। हम बैंक्स में जाके हमें क्या करें, बाई चेक हो गया, हम बाई कैश हम क्या करें, ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो रियल टाइम में डेटाबेस में यानी एक जगह सेव होती है, जो बैंक के सर्वर में सेव हो रही है। तो ब्लॉकचेन्स का मीनिंग होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन पास्ट हम क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, अभी आपने क्या परफॉर्म किया, आपने कौन सी ट्रांजेक्शन परफॉर्म की, उसकी हिस्ट्री ऑटोमेटिकली जाके आपके डेटाबेस में सेव होगी, जिससे यूजर कहीं भी इजीली एक्सेस कर सकता है। दैट इज हाउ ए टिकट बुकिंग वेबसाइट और बैंक ऑपरेट। जैसे टिकट बुकिंग वेबसाइट होती है, आप टिकट बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उसको कैसे पता है कि कितने टिकट्स हैं वो बुक हो गई हैं, कितनी सीट्स हैं, सॉरी कितनी सीट है वो रिजर्व हो गई हैं, कितनी सीट है वो अनरिजर्व्ड है। ये सेकंड थिंग्स, बैंक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बैंक में बैठे हुए जो बैंक एम्प्लॉय हो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसके अकाउंट में क्या बैलेंस है, इसने कौन से टाइम पे क्या ट्रांजेक्शन परफॉर्म की। ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल हो रही है, डेटाबेस के थ्रू पॉसिबल हो रही है। यानी यूजर के द्वारा रियल टाइम पे की गई इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली डेटाबेस में सेव करके उनको इजीली से ट्रैक किया जा सकता है। Since all the data is stored in a central location मतलब सेंट्रल सर्वर हो गया, इसमें डाटा सेव होते हैं। there are changes of data being hacked और lost, यानी वहाँ पे क्या होता है, अगर डेटा को हैक कर लिया गया, लॉस्ट हो गया, तो उस कंडीशन में जो भी चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस डेटाबेस में मैनेज हो जाते हैं। The blockchain technology works on the concept of a decentralized and shared database where each computer has a copy of database। यानी ब्लॉकचेन का मतलब क्या हो गया, आपका एक मेन सर्वर हो गया, उस मेन सर्वर में आपके सभी डेटा सेव है, लेकिन क्या वो मेन सर्वर को हैक नहीं किया जा सकता है, या मेन सर्वर में कोई हार्डवेयर फेलियर भी हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके डेटा लॉस हो सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस होगी, फिर उनको वापस रिट्रीव करना थोड़ा इम्पॉसिबल काम हो जाता है। तो ब्लॉकचेन में हम लोग क्या करते हैं, उसी कंप्यूटर का जिसमें आपके डेटा सेव है उसका एक बैकअप बना के दूसरे कंप्यूटर में सेव कर देते हैं, दूसरे कंप्यूटर का बैकअप बना के तीसरे कंप्यूटर में सेव कर देते हैं, जिससे एक चेन क्रिएट की जाती है। यानी 4 और 5 कंप्यूटर्स की एक चेन क्रिएट की जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका एक भी मेन सर्वर अगर आपका फेल हो गया तो आप क्या बैकअप से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। सेकंड बैकअप अगर आपका फेल होगा तो थर्ड बैकअप से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन्स। A block can be thought as a secured chunk or data or valid transaction, यानी आपके द्वारा की गई वो सभी ट्रांजेक्शन जिनको क्या होता है किसी सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म के द्वारा सिक्योर कर दिया जाता है, यानी जिनके बीच में ट्रांजेक्शन होती है उन्हीं को स्टिच होती है, बाकी अदर यूजर्स उस ट्रांजेक्शन को ट्रैक नहीं कर सकते। Each block has some data called its header, यानी ब्लॉक में हर ब्लॉक में क्या होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिनको हम बोलते हैं हेडर। को इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उस यूजर की आइडेंटिटी होती है। अगर कोई यूजर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है तो इस यूजर का, अगर वो अपने नेट बैंकिंग को यूज में ले रहा है तो उसके नेट बैंकिंग अकाउंट पासवर्ड नंबर हो गया, उसके सिस्टम का IP एड्रेस हो गया, उसके सिस्टम का टाइमिंग हो गया, उसके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन की डिटेल्स हो गई। अगर हम लोग क्या करें, गूगल पे फोन पे के द्वारा अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें तो आपकी डिवाइस का IP एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपके द्वारा की गई ट्रांजेक्शन का डेट एंड टाइम हो गया और उसकी अमाउंट हो गई। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है उस ब्लॉक के साथ में कंटेन होती है, जिनको हम बोलते हैं हेडर। विच विजिबल टू एवरी अदर नोड, यानी वो क्या होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी दूसरे नोड को शो होती है। यानी जिन दो कंप्यूटर या जिन दो डिवाइसेज या जिन दो पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होती है उन्हीं को इन्फॉर्मेशन होती है वो शो होती है। वेयर ओनली द ओनर हैज एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा ऑफ द ब्लॉक, यानी जो ओनर होगा वही उस प्राइवेट डेटा ब्लॉक के डेटा को एक्सेस कर सकता है। सच ब्लॉक्स फ्रॉम ए चेन कॉल्ड ब्लॉकचेन, इस प्रकार के डेटा को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन बोलते हैं। इस टाइप के ब्लॉक को क्या बोला जाता है, ब्लॉकचेन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट,
तो ये होता है हमारा ब्लॉकचेन। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा चैप्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।